हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस बुक की यूनिट 4th पॉलिटिकल कल्चर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 2। तो इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल comparative politics, modern comparative politics, political cultural approach, Ronald Engelhardt, post-materialism, hegemony by Antonio Gramsci. Or for better experience, you can switch video to 1.25 playback speed on YouTube. So let's start the video. Nature and scope of comparative politics. Comparative politics means कंपेयरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट काइंड। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना। जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो रिगार्डेड की जाती है एज ओल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। जो अरिस्टोटल थे वो फादर है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, बिकॉज वो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने कंडक्ट किया था कंपेरेटिव स्टडी को ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने एलोब्रेट किया है मतलब अपनी कंपैरेटिव स्टडी को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। और जो नेचर एंड स्कोप है कंपैरेटिव का वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, 2 फेसेस में। एक अप टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड सेकंड अप टू वर्ल्ड वॉर 2 मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Traditional comparative politics is generally regarded to be very narrow in scope. It included just the theory of constitution of the Western world. The reason behind this one was the countries that were colonies had no political system of their own. जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो रिगार्डेड किया जाता है बहुत ही नैरो, यानी कि छोटा स्कोप माना जाता है उसको, क्योंकि जो स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की है। क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस वन वॉज दैट कंट्रीज दैट वर कॉलोनीज। और जो ये इसका मेन रीज़न ये है कि जो कंट्रीज़ थी वो कॉलोनीज थी और उनके लिए कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था खुद का। सिंस ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज वर एट सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, देयर सोसाइटी, वे ऑफ लाइफ, कल्चर डिड नॉट डिफर मच फ्रॉम वन अनदर। जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके जो लेवल है उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि उनके डेवलपमेंट में, उनकी सोसाइटीज़ में, वे ऑफ लाइफ में, कल्चर, सब में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है। कुछ भी मतलब ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। सो द बेसिस ऑफ कंपैरिजन वाज वेरी नैरो एंड लिमिटेड। तो इसके बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो वो बहुत ही लिमिटेड होगा। द मैक्सिमम कंपैरिजन कुड ओनली बी मेड ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हैंस द ट्रेडिशनल कंपैरेटिव politics only focused upon the study of government rather than the study of politics. Since the study of constitution and forms of government was the focus area of traditional comparative politics, the method that was used was legal constitutional method. However, the traditional method suffered from the certain limitation, like it was a narrow in scope because it excluded the study of political system of non-Western country. जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो फोकस कर रही है वो सिर्फ स्टडी पर फोकस करती है ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि जो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, उन पर ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है मेन फोकस करती है। और जो मेथड यूज़ होता है इसमें ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। Modern comparative politics. It began after the Second World War. The main reason for development of this was the process of decolonization and the emergence of third world countries. This now became a widely accepted view that there was a lot of difference between theory and practice, text and context. Hence, it was realized that it is not sufficient if we just go for the study of constitution. It was equally important to understand socio-culture factor in this society, also the need for study of developing
areas coincide with behavioral movement which made the study of modern comparative politics possible. जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई है, और इसका जो मेन रीज़न है वो डेवलपमेंट है। जो इसके डेवलपमेंट का जो मेन रीज़न है वो है डीकॉलोनाइजेशन का, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इमर्ज हुई थी उनके लिए। और ये आज के टाइम पे एक मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि अलग अलग सभी कंट्रीज़ के बीच अलग अलग डिफरेंसेस है, उनकी थ्योरीज, प्रैक्टिस, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सब में काफ़ी डिफरेंस है। There are different type of modern comparative methods such as system approach, structure functional approach, political development approach, political modernization approach, political culture approach, political sociology approach, political economy approach. But we are through this lesson plan focus on one approach out of these, political culture approach. ये काफ़ी मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफ़ी अप्रोचेज हैं, जैसे कि ये अभी जो मैंने बोली थी, और इस लेसन में हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पर ही फोकस करेंगे। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. Political culture refer to set of norms, values and political orientation of people. Political culture is a subset of culture. It denotes people's norms, values, orientation with respect to the political system. जो political culture है वो रेफ़र करता है सेट ऑफ नॉर्म्स को और उनकी वैल्यूज़ को, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को जो पीपल के हैं, और रिस्पेक्ट को जो पॉलिटिकल सिस्टम करता है इन सब कल्चर की, जो सब सेट ऑफ कल्चर है. डिफरेंट थिंकर हैव डिस्क्राइब पॉलिटिकल कल्चर इन डिफरेंट वे. According to Pei, political culture describe the overall pattern in the society of beliefs, attitude and value toward the political system, or the sum of the fundamental values, sentiment and knowledge that give form of political science. The civic culture is classified classic 1963 study of Garbellini, Armand and Sidney Verba. Their investigation is called the first systematic study of political culture approach. Daniel J. Elza talk of three dimension of political culture based on involvement of people in the public sphere: individualistic, moralistic and traditionalist. Political culture is not only a national or a local phenomena but can be understood at the global level. A key example of global scale analysis is offered Samuel Huntington in his The Clash of Civilization. Huntington saw 7 of 8 of them in all Western, Japanese, Islamic, Hindu, Slavic, Orthodox, Latin America, Chinese and possibly Africans. जो अलग अलग थिंकर हैं उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को अपने थॉट्स के थ्रू डिफाइन किया. जैसे कि जो पे उन्होंने डिस्क्राइब किया जी कि जो पॉलिटिकल कल्चर का ओवरऑल पैटर्न है सोसाइटी में वो उनके बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यू की तरफ है इन द टूवर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम, और द सम ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू, सेंटिमेंट एंड नॉलेज. और जो डैनियल जे एल्जार है उन्होंने बात की है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेसिकली 3 डायमेंशन है. उसमें इन्होंने पीपल की जो इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक स्पेयर पर वो 3 बेसिस पर की है: इंडिविजुअलिस्टिक, मॉरलिस्टिक एंड ट्रेडिशनलिस्ट. पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सिर्फ किसी नेशन का और लोकल फिनोमिना का ही एक टॉपिक नहीं है बल्कि वो पूरे ग्लोबल लेवल पर है. और इसका एग्जांपल ग्लोबल लेवल पर एनालाइज किया है बाय सैमुअल. उन्होंने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक उनकी बुक होगी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 7 और 8 मतलब मेजर सिविलाइजेशन है उनके बारे में. रोनाल्ड Inglehart, post-materialism. Ronald Inglehart was an American political scientist who specialized into the field of comparative politics. His core theory about political culture was the
was that political culture always dictate political system. He tries to establish a correlation between Protestantism and Western democratization. If we first look at the term postmodernism, we need to understand its meaning first. The term postmodernism was popularized by Ronald. It basically means a change in individual values. This change basically happen when there is a change in materialist, economic and physical outlook to a whole different set of individualistic value based upon autonomy and self expression. According to him, for this change to happen, that is the change from materialist to post materialist value, it is very crucial that the material need of the human being are satisfied first, because when these needs are satisfied, then only a person is willing to move toward the post materialistic values like peace, prosperity, growth and self esteem. In order to make his point clear, he used two models, scarcity hypothesis and socialization hypothesis. जो रोनाल्ड है वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो कि स्पेशलाइज्ड है इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. उनकी जो थ्योरी है पॉलिटिकल कल्चर पर वो वो ऑलवेज डिक्टेट करती है पॉलिटिकल सिस्टम को. उन्होंने जो कोरिलेशन है बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड वेस्टर्न डेमोक्राइजेशन को उसको देखा है. उसमें उन्होंने एक टर्म यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म को यूज़ किया है और इस टर्म का मीनिंग है यानी कि चेंज होना इंडिविजुअल वैल्यू में. और जो ये चेंज है ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पर है और इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ पर है, जिसमें कि मटेरियलिस्टिक में इकोनॉमिक एंड फिजिकल आउटलुक का जो डिफरेंट सेट है वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, जैसे कि किसी की अपॉन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर दिस चेंज टू हैपन, दैट इज़ द चेंज फ्रॉम मटेरियलिस्टिक टू पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यू. और जो ये चेंज है वो तब होगा जब मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ से हम पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पर आएंगे. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो फर्स्ट अपने आप की जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करेगा, देन उसके बाद वो मूव करेगा पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पर, जैसे कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और सेल्फ इस्टीम. तो इस पर उन्होंने दो मॉडल क्रिएट किए हैं जिसमें कि स्कैरसिटी हाइपोथेसिस है और सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस है. The scarcity hypothesis. Ronald assumed that individual pursue certain goal in life but in a hierarchical order. This means that first individual pursue materialist goal in life and only when these goals are fulfilled then an individual move from materialist to post materialist goal in life. जो रोनाल्ड है उन्होंने अज्यूम किया है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने सर्टेन गोल को परस्यू करने के लिए एक हिरार्कियल ऑर्डर में चलता है, जैसे कि जो इंडिविजुअल है वो पहले अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स को फुलफ़िल करेगा और उसके बाद वो पोस्ट मटेरियलिस्टिक गोल्स पर मूव करेगा. व्हेन पीपल इंस्पायर फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी दे ट्राई टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड फर्स्ट. दे ट्राई टू फुलफिल their need like hunger, thirst, physical security. These materialistic goals always have a priority over post materialistic goal. It is only when materialistic goals are satisfied then post materialistic goals like belonging, esteem, aesthetic and intellectual satisfaction come into the picture. When material goals are fulfilled, it is then the focus is shifted toward other goal. जो एक इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पीपल है वो पहले अपनी फ्रीडम और ऑटोनॉमी को फुलफ़िल करेगा और पहले अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि वो फुलफ़िल करेगा उसकी बेसिक नीड जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, फिज़िकल सिक्योरिटी को. और फिर उसके बाद जब उसके ये गोल्स पूरे होंगे, मटेरियलिस्टिक गोल पूरे होंगे, तो फिर उसके बाद वो प्रायोरिटी देगा पोस्ट मटेरियलिस्टिक गोल को. द सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस.
hypothesis, Ronald claims that these relationship between material condition and value is not an immediate relationship. Many surveys have indicate that this shift usually take place when one reach adulthood. People who have suffered economic scarcity will continue to place material need at higher level, whereas people who are materialistically affluent or prosperous will start moving from these materialist needs toward value like individual improvement, empowerment, personal freedom, humanization, emphasizes on sustainability. These two hypotheses given by Ronald suggest that when people experience long period of materialistic affluence, only then they are willing to move in the direction of post materialistic value. According to inherit these hypotheses together reflect their prosperity and the absence of war that has prevailed in Western countries. The young people place less emphasis on value, economic security, and physical security as compared to the old generation who have faced the period of economic distress and insecurity, and thereby place greater value on the concept like security. The young population seek to embrace non-material need or values like quality of one's life and freedom etc. जो रोनाल्डो उन्होंने क्लेम किया है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन मटेरियल कंडीशन एंड वैल्यू जो है वो वैल्यू इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट रिलेशनशिप. जैसे कि अगर कोई वॉर हुई है तो उसमें जो लोग जिन लोगों ने सफ़र किया तो वो अभी अपनी मटीरियलिस्टिक गोल्स को प्रायोरिटी देंगे, और जो यंग पीपल होंगे वो पोस्ट मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वन लाइफ और फ्रीडम एक्सेट्रा, और जैसे कि सेल्फ इस्टीम, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इनको जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रायोरिटी. Hegemony by Antonio Gramsci. Gramsci developed the notion of hegemony to make his reader understand how actually power relation operate in capitalist society. Antonio Gramsci was an Italian Marxist intellectual and politician. His work is titled Prison Notebook and is regarded to be one of the finest and most important contribution to political theory. This work covers wide range of topics like religion, fascism, Italian history, nationalism, civil society, popular culture. Gramsci is best known for his theory of culture hegemony. This theory basically tend to describe how the elite class, also called bourgeois class, use cultural institution and symbol to maintain power in the capital society. According to Gramsci, the bourgeois class develop a hegemonic culture using a tool called ideology. Instead of using violence, economic coercion, and force to maintain their dominance, they use ideology as their most potential tool. They create an illusion of certain values which are of their own interest. This illusion slowly seem like a common sense prevailing among the masses, and this is the process by which the entire status quo is maintained. Thus, according to Gramsci, the concept of cultural hegemony is used to maintain the constant to the capital order. This culture hegemony is produced and reproduced by the dominant class through the institution. जो ग्रामसी क्या उन्होंने एक नोशन क्रिएट किया था हेजमनी का, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो बॉर्जियस क्लास है यानी कि जो पूंजीपति है वो यूज़ करते हैं एक टूल को जिसे कहते हैं आइडियोलॉजी. उसमें ये वायलेंस का यूज़ ना करके इकोनॉमिक कोरिजन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि वो फोर्स को मेंटेन करते हैं टू देयर डोमिनेंस. और जो ये आइडियोलॉजी है ये इनका मोस्ट पोटेंशियल टूल है, और इसके लिए ये एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं वैल्यूज़ का, जिससे कि इनका खुद के इंटरेस्ट के लिए. और जो ये इल्यूजन है वो स्लोली कम
slowly seems like a common sense prevailing among the masses, और फिर ये एक कॉमन सेंस हो जाता है मासेस के बीच में। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है वो इटालियन के जो फेमस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिशियन है उनका है। उन्होंने जो बुक लिखी थी प्रिजन नोटबुक, उसमें इन्होंने इस पर एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया पॉलिटिकल थ्योरी में। Role of intellectual. Gramsci has given a very different interpretation of intellectual. In every society, intellectual receive the greatest amount of respect. They are seen as those who could tell the truth in the general sense, people who are acknowledged and have done accomplishment in the field of art, literature, science, religion and other discipline. It is also assumed that intellectual are neutral people engaged in understanding the truth. जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो बेसिकली वो पीपल हैं जिनके पास नॉलेज है, उन्होंने कुछ अकम्पलिशमेंट डन की है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, रिलीजन और अदर डिसिप्लिन में। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनको बेसिकली न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि वो इंगेज्ड होते हैं टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, और उनको एक काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दे रिसीव इन एवरी सोसाइटी। According to Gramsci, every person is an intellectual, but every person does not perform the role of intellectual. Gramsci के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन इंटेलेक्चुअल है, लेकिन हर कोई पर्सन इंटेलेक्चुअल के रोल परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी पर्सन परफॉर्म सम वर्क, क्योंकि कोई ना अलग अलग पर्सन जो है वो कुछ सम वर्क अपने स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। एवरी वर्क रिक्वायर मैनुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल लेबर, और उस वर्क को करने के लिए हमें मैनुअल यानी कि एक तरीके से उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल लेबर चाहिए जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सकें उस फील्ड को। बट नॉट एवरी वन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलेक्चुअल वर्क, ओनली दैट वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलेक्चुअल वर्क अकॉर्डिंग टू ग्राम्सci दैट हैज़ यूनिक इम्पॉर्टेंस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। हर कोई काम एक तरीके से इंटेलेक्चुअल वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू ग्राम्सci जो यूनिक इम्पॉर्टेंस है जिस प्रोडक्शन की सिस्टम के अंदर, उसे ही इंटेलेक्चुअल वर्क रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो मेन इंटेलेक्चुअल रोल है वो है मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम बाय जनरेटिंग सच वैल्यूज लाइफस्टाइल दैट हेल्प इन perpetuation of the system. Gramsci classifies intellectual into two types: organic intellectual and traditional intellectual. Organic intellectual. When a dominant class emerge, it bring into existence a class of intellectual who will play the role of maintaining the system. For example, when the capitalist class emerge, it also bring into existence of class of intellectual like engineers, banker, manager, supervisor, civil servant who play a role in maintaining the system. They are called organic because they are organically linked with the dominant class. It mean to say that their well-being is dependent on the dominant of class. According to Gramsci, their major role is the creation of culture of capitalism. They help in maintaining the hegemony of the dominant class. They are also called deputies of the dominant class. जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है वो एक डोमिनेंट क्लास है जो कि इमर्ज हुई है इस सिस्टम के अंदर, जिसमें कि जो रोल ऑफ मेंटेनिंग है सिस्टम के अंदर वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में है। और जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो इंटेलेक्चुअल है वो है इंजीनियर्स, बैंकर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर, सिविल सर्वेंट, जो कि मेंटेन करते हैं सिस्टम को। और इनको ऑर्गेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिकली लिंक होते हैं डोमिनेंट क्लास के लिए। उनका वेलबींग जो है वो डिपेंड होता है डोमिनेंट क्लास पर। और जो इनका मेजर रोल है वो है क्रिएशन करना कल्चर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, these include those person who have been recognized as intellectual before the emergence of new dominant class. For example, in Western society, church fathers were traditional intellectuals. Since they are not organically originated with the dominant class, they appear autonomous. जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है वो पर्सन है जो कि डोमिनेंट क्लास की इमर्जेंस से पहले थे। जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो फादर होते थे चर्च में,
वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होते थे। वो ऑर्गेनिकली इसलिए नहीं होते थे क्योंकि ना तो कोई डोमिनेंट क्लास थी और वो ऑटोनॉमसली सिलेक्ट किए जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।